वर्ल्ड वॉर 2 में सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने से लेकर आज आपके लिए पोएम्स लिखना, ऐसे लिखना, आपके असाइनमेंट्स को पूरा करना और यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटा सा सॉरी नोट लिखना, ये सारे ही काम एआई ने बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करके दिखाया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 1940s की वर्ल्ड वॉर 2 और 2025 में आए चैट जीपीटी और जेमिनी, आखिर ये कहानी 1940 से 2025 तक पहुँची कैसे? तो ये समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ छोटे से टाइम ट्रेवल टूर पे। बने रहिएगा मेरे साथ और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कैरेमल वाले पॉपकॉर्न को थोड़ा अवॉइड करिएगा। M4 tanks are ordered to support the infantry by destroying German emplacements. Tank crews are given their assignments. Up on the flank. But with our allies, face it and defeat it we must. On a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation. इस कहानी की शुरुआत होती है 1943 में, जब वॉरेन मैकलच एंड वॉल्टर पिट्स नाम के दो फेमस रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया, अ लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इमिनेंट इन द नर्वस एक्टिविटी। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो हमारे दिमाग में आने वाले ख्यालों के आधार का मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसने फाइनली दुनिया को यह सोचने का मौका दिया कि क्या एक मशीन कभी इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकती है। फिर आए एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एलन ट्यूरिंग को वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जाना जाता है। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने एक आर्टिकल लिखा ऑन कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट के बारे में बात करी। इस टेस्ट का नाम था द ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट का सेटअप कुछ इस तरह से था कि एक जज को एक कंप्यूटर टर्मिनल के सामने बैठकर उससे इंटरेक्ट करना होगा, और इस टर्मिनल की खास बात यह थी कि इसमें एक एंटिटी तो ह्यूमन थी पर दूसरा एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इस टेस्ट के एंड में अगर वो जज ये डिफ्रेंशिएट करने में फेल हो जाता है कि कौन सी एंटिटी कंप्यूटर थी और कौन सा ह्यूमन, तो इस टेस्ट का रिजल्ट सक्सेसफुल माना जाएगा और उस कंप्यूटर को इंटेलिजेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद 1956 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर न्यू हैम्पशायर में लोकेटेड डार्टमाउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप हुई। इस समर वर्कशॉप में उस टाइम के फेमस रिसर्चर्स लाइक जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नैथानियल रोचेस्टर एंड क्लाउड शैनन ने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट पे ही फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ टर्म डिफाइन किया गया। इसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च कंसीडर किया गया और इस पे फॉर्मली रिसर्च होना स्टार्ट हुई। 1960s में एलिजा नाम का एक चैटरबॉट आया, जिसे हम चैटबॉट भी कहते हैं। Does it understand what it's doing in the sense that we do? It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weizenbaum discovered when he created ELIZA. ELIZA is a computer program that anyone can converse with via the keyboard, and it'll reply on the screen. ELIZA chatbot was designed to behave like a therapist. लोगों को लगा कि अरे वाह, ये मशीन तो इंटेलिजेंट है, इसके अंदर तो कॉन्शियसनेस है, ये हमें समझ रही है और हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे रही है। बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और थी। Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Well, my boyfriend made me come here. Your boyfriend made you come here. He says I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy. Do you think coming here will help you not to be unhappy? ये कोई एक्चुअल कॉन्वर्जेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन का इल्यूजन था। Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. And I asked her to my office and sat her down at the keyboard, and she began to type. And of course, I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After 2 or 3 interchanges with the machine, she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room, please?" जोसेफ वाइजनबाउम का कहना था कि दिस चैटबॉट वाज डिजाइन्ड टू एक्सप्लोर द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। इस चैटबॉट का डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्टार्टेड फीलिंग दैट अ मशीन कैन हेल्प देम एंड अंडरस्टैंड देम लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। तो एलिजा चैटबॉट का इम्पैक्ट ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल था बल्कि साइकोलॉजिकल भी था। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन से जनरेट हुए सेंटिमेंट्स धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ते चले गए और लोगों के अंदर एआई का क्रेज कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि 1970s में हमारे कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे कि उन बढ़ती एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर पाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग एआई से डिसअपॉइंट हो गए।
उनको ये लगने लगा कि रिसर्चर्स ने जो भी क्लेम किए हैं एआई को लेकर वो थ्योरेटिकली तो बहुत स्ट्रांग है, बट उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना अभी इतना पॉसिबल नहीं है। 1970s में एआई के क्रेज में जो डिक्लाइन आया, इसको पहले एआई विंटर के नाम से जाना गया। और इस डिक्लाइन की वजह से एआई वापस फ्रंट फुट से बैक फुट पर चला गया, यानी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट से वापस डेवलपमेंट और स्टडी के फेज में चला गया। आगे भी इस फील्ड पर रिसर्च और स्टडीज होती रही और फिर डेवलप हुआ एक्सपर्ट सिस्टम। अभी एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, तो आइए समझते हैं एक आसान सी डेफिनेशन के साथ। एक्सपर्ट सिस्टम, अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन। इन एक्सपर्ट सिस्टम को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, बट एक सबसे अच्छी बात यह थी कि मेडिकल डायग्नोसिस एंड मशीन सेटिंग रिकमेंडेशन में इन एक्सपर्ट सिस्टम ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्सपर्ट सिस्टम एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करते थे और कुछ टाइम के बाद इसमें एक रिजिडिटी और एक बोरिंगनेस आ जाती थी, जिसकी वजह से इस सिस्टम पर लोगों की रिलायबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई। बट 1990s में वापस से जो लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आया और एक जो यूएस रिसेशन ने इस डिसअपॉइंटमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया, उसको नाम दिया गया सेकेंड एआई विंटर के नाम से। दूसरे एआई विंटर के बाद मान लो जैसे लोगों के अंदर एआई का क्रेज एकदम खत्म हो गया था, बट 1997 में हुए एक इवेंट ने एआई को वापस से सबकी नजरों में हीरो बना दिया, जब गैरी कैस्परोव नाम का एक वर्ल्ड चेस चैंपियन आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से एक चेस चैंपियनशिप में हार गया। ये इवेंट बहुत ही हिस्टोरिक था एआई और ह्यूमंस दोनों के लिए, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी मशीन ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को आउट परफॉर्म किया था किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में। इस इवेंट के बाद से आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू की तो चारों तरफ वाहवाही होने लगी और इस सुपर कंप्यूटर ने आगे चल के कई सारे इंपॉर्टेंट एरियाज में भी हेल्प करी, जैसे कि डेटा माइनिंग, ड्रग डिस्कवरी एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही रिलेवेंट एरियाज हैं। एंड फिर आया 2000s की डिकेड जब इंटरनेट और डेटा का बूम हुआ एंड इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूएस में देखने को मिला। इस बढ़ते हुए इंटरनेट एक्सेस और जो डेटा कलेक्ट हो रहा था उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा एआई पर। अब ये टाइम स्टार्ट हो चुका था कि मशीन्स ने सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे पहले कि जो भी मशीन्स डेवलप हो रही थी उनकी इंटेलिजेंस प्री प्लान्ड थी, बट अब इंटरनेट और डेटा के बूम के बाद मशीन स्टार्टेड लर्निंग आफ्टर द क्रिएशन, यानी कि अब वो बनने के बाद भी सीख सकती हैं और उन्हें वापस से इम्प्लीमेंट करके और इवॉल्व हो सकती हैं। इसके बाद भी एआई पर रिसर्च होती रही और ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहे कि कैसे इन सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट्स को और इवॉल्व किया जाए और नए कॉन्सेप्ट्स को डिराइव किया जाए to find out what AI can actually do। इंटरनेट के बूम के बाद कई तरह की नई मशीन लर्निंग टेक्निक्स डेवलप हुई, जिनको हम आज भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, वेब सर्च और स्पैम फिल्टरिंग में यूज करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ही स्पीच रिकॉग्निशन एंड रोबोटिक्स के एरिया में भी एआई पे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया। एंड इन स्टडीज के बेस पे 2012 में एक मॉडल रिलीज किया गया AlexNet, जो कि प्राइमरली इमेज क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था। AlexNet ने लिटरली इमेज रिकॉग्निशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके आने के बाद एआई इतना कैपेबल हो चुका था कि ये आपकी फोटोज में कैट्स और डॉग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता था। इस टाइम तक गूगल ने भी अपने एआई प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और ठीक उसके कुछ ही सालों बाद 2016 में गूगल ने रिलीज किया अल्फागो। अल्फागो एक चाइनीज ओरिएंटेड गेम गो पर बेस्ड था। इसने भी एक ह्यूमन को डिफीट करा और लोगों में पॉपुलर हो गया। अब गूगल मैदान में उतरा है तो उसने नए इन्वेंशंस किए, कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े और 2017 में इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स भी तैयार कर लिए। ट्रांसफॉर्मर्स की खास बात यह है कि जो भी आज के मोस्ट पॉपुलर एआई इंजन है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब की फाउंडेशन है ट्रांसफॉर्मर। और हम सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के आने के बाद क्या हुआ था। Bumblebee, stop lubricating the man. Get that thing to stop! अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि जैसा अभी तक हमने देखा कि अगर किसी एक डिकेड में एआई की ग्रोथ में स्लोनेस आई तो फिर उसको रिकवर करने में नेक्स्ट डिकेड तक का टाइम लग गया। बट 2000 में हुए इंटरनेट और डेटा बूम के बाद हर फ्रीक्वेंट ईयर्स में हमें एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। और ठीक 2020 में ऐसा ही हुआ जब OpenAI ने रिलीज किया GPT-3। GPT-3 सिर्फ एक मॉडल नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था। इससे पहले जो भी मॉडल्स आए थे वो किसी पर्टिकुलर डोमेन पे फोकस थे, बट GPT-3 की एप्लीकेशन रेंज काफी वास्ट थी और लिमिटेड ट्रेनिंग एंड इनपुट के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा था। जब भी डे टू डे लाइफ की बात आती है तो गूगल प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा पाप है। तो इस पाप से हमें बचाने के लिए गूगल ने लॉन्च किया गूगल बार्ड।
2023 में इसके आने के बाद मेटा भी इस रेस में कूद गया और उसने लॉन्च किया लामा। अब इस टाइम तक एआई एक ऐसी सॉफ्ट पावर बन चुकी थी जो कि धीरे धीरे हमारे डेली लाइफ में इंटीग्रेट होती जा रही थी और इसका यूज करके हम अपने काम को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकते थे। अब आज 2025 में सिचुएशन ऐसी है कि एआई इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोस, फोटो एंड व्हाट नॉट। तो अब आप चाहे एआई को अपनी लाइफ में डायरेक्टली यूज करो या ना करो, ये इनडायरेक्टली तो आपकी लाइफ का साइलेंट असिस्टेंट बन ही चुका है। एआई की बढ़ती कैपेबिलिटीज और लोगों के अंदर इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर ये लगता है कि आने वाले टाइम में एआई बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस करने वाला है। That's good. Maybe you could practice in front of a mirror or something. पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए एआई से रिलेटेड अपडेट्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।